तो भाई आपका 2 मार्च का साइंस का पेपर है और तैयारी है नहीं, तो भाई आपने तैयारी की है नहीं की है कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मैं 10 क्वेश्चन आज बताने वाला हूं इसको आप प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है या आपने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की है, ये 10 क्वेश्चन आप डेफिनेटली पढ़ के जाओ। इसमें से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, इस बात की गारंटी है। यही 3 क्वेश्चन, 10 में से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छप के आएंगे, यहां तक कि 4-5 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत सर्च करके आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, साइंस के पेपर में ये 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको फायदा मिलने वाला, और परसों आपका एग्जाम है, इसीलिए ये वीडियो देख के जाइए। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा और ये डेफिनेटली आप देख के ही जाइए भाई। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर आपको बूस्ट हो जाएगा। समझिए तो 15 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा आज के इस वीडियो से, मात्र 20 से 25 मिनट आप देख लेते हो तो। ठीक है, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और PYQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, और 10 ही क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन आप पढ़ के ही जाना। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली आप तक लेके आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो वगैरह सब कुछ सही चल रही है कि नहीं, एक बार चेक करना पड़ता है मेरे को। ठीक है, यहां तो पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो प्यार दिखाइए भाई, अब कब दिखाओगे प्यार यार? मैं 4 साल से काम कर रहा हूं आप लोग के लिए 24/7 प्यार दिखाओ यार। मेरे चैनल पर भी थोड़ा प्यार दिखाओ, और सभी के चैनल पे दिखाते हो, बहुत अच्छी बात है, मेरे पर भी दिखाओ यार, मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2017, 2016, 2019 और भी डायरेक्ट वे में इस तरह से 3 साल पूछा है, और इनडायरेक्ट वे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आइए पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, है ना। और इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि पहला पूछ रहा है कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, मतलब जब उसको आप हीट करोगे 2 ग्राम फेरस सल्फेट को तो क्या ऑब्जर्वेशन निकलेगा। और भी 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। और ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वे में नहीं तो इनडायरेक्ट वे में यहां से क्वेश्चन फंसना है ही, फिक्स है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ना हीट कर रहा है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है ना वो FeSO4.7H2 होता है अगर क्रिस्टल की बात करें तो, और इसको वो हीट कर रहा है, तो हीट करने के बाद FeSO4 और प्लस में 7H2O वाटर जो है लॉस हो जाता है। और उसके बाद कह रहा है कि ये FeSO4 को ना अब जाके स्ट्रांगली हीट कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत तेज हीट कर रहा है, स्ट्रांगली हीट कर रहा है। तो यहां पर बनता है Fe2O3 और प्लस में 2 गैसेस भी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। ठीक है, ये होता है। बैलेंस भी कर लो, चलो बैलेंस अगले वाले में करना होगा। ठीक है, अब ये है। अब सुनो, क्या आपको 2 ऑब्जर्वेशन दिखेगा, तो मैं आपको बता देता हूं ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिखेगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा, जब आप फेरस सल्फेट, अब इसका कलर जो होता है ना फेरस सल्फेट का, वो ग्रीन होता है, पेल ग्रीन होता है, पूरा ग्रीन नहीं होता, हल्का हल्का ग्रीन होता है। तो जब भी आप इसको हीट करते हो तो इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और यहां पर आप गौर ये करोगे, गौर ये करोगे कि वाटर जो है लॉस हो गया। यानी आप देखोगे कि जब भी आप ये रिएक्शन करवाते हो टेस्ट ट्यूब में, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ये टेस्ट ट्यूब में मान के चलो आपने रिएक्शन करवाया, तो इसके चारों ओर जो है ना वाटर जो है, आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, पानी जो है यहां पे लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को मतलब हीट किया, तो जो वाटर है वो लॉस हो गया, इसीलिए आप यहां पर इस तरह से पानी आप देखोगे, वाटर आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे कि वाटर लग गया है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि लॉस ऑफ वाटर, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहां पर आप देख रहे हो 2 गैसेस रिलीज हो रही है, और उसके बाद देखो ये करने के बाद स्ट्रांगली फिर से हीट कर रहे हो, तो Fe2O3 प्लस SO2SO3 निकल रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि 2 गैसेस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपको क्या नजर आएगा कि बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, बर्निंग सल्फर स्मेल, यानी सल्फर की स्मेल आएगी। देखो होता क्या है कि जब भी आप ये रिएक्शन करोगे दो गैसेस रिलीज होंगी, और
यहां पर जब आप उसको इनहेल करोगे तो सल्फर जैसा आपको महक आएगा। तो सल्फर जैसा महक क्यों आ रहा है? क्योंकि दो गैसेस रिलीज हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन भी आप लिख सकते हो कि यहां पर जो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में, क्योंकि ये Fe2O3 बन गया फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसलिए खोपड़ी में गया। तो ये ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें और सारा क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको भी हम कर लेते हैं। बी नंबर में क्या है क्वेश्चन? बी नंबर में क्या रहा है कि नेम टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है? आप देख रहे हो ये एक सब्सटेंस है और ये 1 2 3 में कन्वर्ट हो रहा है और हीट डालने के बाद हो रहा है। ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये भैया होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होगा? ये होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया भाई, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी नंबर में क्या पूछ रहा है? सी नंबर में अपन लोगों से पूछ रहा है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। तो ये जो रिएक्शन है मैं फिर से बैलेंस करता हूं, फिर से लिख के FeSO4, जब अभी हम इसको हीट कर रहे हैं तो Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रहा है, इसको बैलेंस कर लो। चलो दो, मैंने इसका सॉलिड स्टेट फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूं, ये गैस और ये गैस। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया, देख लो। तो बस इतना करना था आपको, ये करोगे भाई आपको 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने नोट करा होगा। चलिए, वैसे भी हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का हम बैंड बजा चुके हैं, अब दूसरा क्वेश्चन की बारी है। दूसरा क्वेश्चन को भी हम ढाची चिकी करने वाले हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि ए कंपाउंड पी फॉर्म्स एनिमल ऑफ टीथ। एक कंपाउंड है पी नाम का, वो दांत का एनिमल फॉर्म करता है, यानी दांत जो होता है ना वो उसी चीज से बना होता है और ये हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाग होता है। हमको पता है दांत किस चीज से मिलता है, मिलके बनता है। तो पहले इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए वो कंपाउंड पी क्या है जिससे दांत बनता है। तो हम लोग को पता है कि हमारा दांत जो है, दांत का एनिमल जो होता है, जिसको यहाँ पी से दिखा रहा है, वो बनता किस चीज से है? कैल्शियम फॉस्फेट से। किस चीज से? तो ए क्या होगा? पी क्या होगा? पी सब्सटेंस क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होगा भाई? कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका मतलब केमिकल फार्मूला कैल्शियम का सी है, फॉस्फेट का PO4। मुझे पता है, आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, क्रॉस करोगे आप जब तो ये क्या हो जाएगा? Ca3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट। दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम? तो ए नंबर क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है। प्रॉब्लम है भाई तो बता दो अभी। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि हाउ डज इट अंडरगोस डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। देखो भाई, होता क्या है कि जब भी हम लोग चॉकलेट, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट टू डिके। मतलब जब हम लोग चॉकलेट ज्यादा खा लेते हैं तो ये जो हमारा दांत है वो क्यों क्रोड होने लगता है, खराब होने लगता है, और हम कैसे बचा सकते हैं अपने दांत को टूथ डिके से, कैसे बचा सकते हैं? चलिए इसके लिए मैं बता देता हूं, लिखना पॉसिबल नहीं होगा, सीधा मैं बता देता हूं कि जब भी हम लोग चॉकलेट खाते हैं तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो स्वीट्स को ना, वो मीठा जो हम लोग खाएं एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को एसिड में कन्वर्ट करता है, और एसिड में जो कन्वर्ट हो गया तो धीरे धीरे जो है ना, हम लोग को पता है कि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, ये पानी में घुल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हमारे माउथ का पीएच, देखो जैसे ही एसिड बना दिया वो हमारे मुंह में, तो हमारे मुंह का जो पीएच है वो बहुत ही डाउन चला जाता है। मेरा माइक वगैरह चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हमारे मुंह का जो पीएच है वो बहुत डाउन हो जाता है, 5.5 से नीचे चला जाता है, जिसके वजह से हमारा पूरा मुंह जो है एसिडिक हो जाता है, और धीरे धीरे हमारे शरीर का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, हमारा दांत का एनिमल, वो भी भाई खराब होने लगता है, क्रोड होने लगता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन आवर माउथ। क्योंकि बैक्टीरिया जो है एसिड फॉर्म किया और हमारे माउथ का जो पीएच है उसको डाउन किया, और जिसकी वजह से इवन हमारे शरीर का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भाग है उसको भी क्या किया, उसको भी छेद करने लगा, क्रोड करने लगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? तो हम रेगुलर ब्रश करेंगे और टूथपेस्ट से, क्योंकि टूथपेस्ट का जो मतलब पीएच है वो 9 के अप्रॉक्स में होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा एसिड हमारे माउथ में प्रेजेंट है उसको जो है टूथपेस्ट से मतलब ब्रश करने के बाद न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमारा जो पीएच है जो डाउन चला गया था वो बैलेंस में आ जाता है, और फिर हमारा जो है वहां पे जो है सब कुछ सही हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है।
ठीक है, चलिए भाई, ये तो क्वेश्चन हो गया, ज्यादा उसमें कोई खेल नहीं था। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बार बार हम देखते रहेंगे कि वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पहले ये वीडियो शूट किया, तो मुझे बाद में पता चला कि ये वीडियो हमने पूरा शूट कर चुका था। ये दोबारा मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो पिछला वीडियो खराब हो गया, उसमें वॉइस नहीं आया और बहुत ही वेरिएशंस हो गया मतलब कैमरा में, तो जिसकी वजह से हम ये वीडियो दोबारा शूट कर रहे हैं। तो देख रहे हो भाई कितना मेहनत कर रहे हैं। और लाइट का भी कोई मतलब पता नहीं है गांव में, हम लोग गांव में रहते हैं। अभी सोच रहे हैं कि चैनल वगैरह मोनेटाइज हो जाएगा, थोड़ा बहुत पेमेंट आएगा तो हम लोग जो है ट्राई करेंगे कि शहर में शिफ्ट हो जाए, तो फिर लाइव वगैरह और भी सारी चीजें जो हैं वो सारा चीज करने का कोशिश करूंगा, बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तो भाई समझ सकते हो, खुद ही स्टेबल नहीं हूँ, पैर पे खड़ा नहीं हूँ, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, समझ सकते हो। देखो अभी बिल्ली बोल रहा है मेरे घर में, जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारी समस्या है। भाई चला जा, तू क्यों परेशान कर रहा है? अरे किधर है रे, चला जा भाई। आई होप आप सुन रहे होगे बिल्ली का आवाज। चलो कोई बात नहीं है। तो सोच रहे हैं क्या कि मतलब जब थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो मार्केट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत भाई, अगर मैं 2 घंटा का वीडियो अब तक बना रहा हूं, कल मैंने वीडियो बनाया था किसका, पूरा केमिस्ट्री में कंप्लीट कर दिया 2 घंटे में। तो भाई बहुत मेहनत से, वो आपको 2 घंटा, आपके लिए 2 घंटा होगा, मेरे लिए वो पूरा दिन था, 24 आवर, 24 घंटा में वो वीडियो कंप्लीट हुआ। तो वो तो मैं ही जानता हूँ। आप तो कैमरे पे आप ये वीडियो देख रहे हो, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो तो आप जानते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं है, बस सपोर्ट करो भाई। मैं आप ज्यादा थोड़ी, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इससे ज्यादा मैं थोड़ी कह सकता हूँ आपको, ठीक है ना। आप यही तो कर सकते हो मेरे लिए, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, इतना ही करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं। चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग, गिव रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। क्या है, कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। देखिए, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो ज्यादातर मेटल जो है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसा क्यों? चलो भाई मैं बता देता हूं। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़िया से देखेंगे। क्या है, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। देखो होता क्या है कि कोई भी आप मेटल का रिएक्शन HNO3 के साथ कर दो, तो वो होता क्या है कि वो कुछ समय के लिए मेटल सॉल्ट तो बनाएगा ही, मेटल का सॉल्ट तो बनाएगा ही, और प्लस में हाइड्रोजन गैस कुछ समय के लिए बनाता है। लेकिन भाई ये HNO3 जो है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करता है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके वजह से ये अपना एक ऑक्सीजन लेके इधर जोड़ देता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसको क्या करता है, इसको भैया हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। हाइड्रोजन को जैसे ही ऑक्सीडाइज करेगा तो वो वाटर बन जाएगा, तब तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए समझे, इसीलिए जो है ज्यादातर मेटल जो है वो HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, वो क्या करता है, वाटर बना देता है। तो कुछ ही ऐसे मेटल हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम हो गया, वो अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस में यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। और मैग्नीज भी जो है वो भी HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो भाई मैग्नीज नाइट्रेट MnNO3 का होल ट्वाइस, और प्लस में हाइड्रोजन गैस इस कंडीशन में रिलीज हो जाती है। बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेना, अगर गड़बड़ हो तो देख लेना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन मेटल जो है मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैग्नीज और मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में और सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी में और सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग पढ़ेंगे, चलिए। जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी में A नंबर क्वेश्चन था, ये हो गया। B नंबर क्वेश्चन है कि जिंक ऑक्साइड को एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, यही है ना क्वेश्चन। बहुत ही मतलब क्या ही कहें, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो होता क्या है कि जिंक ऑक्साइड जो है ना, क्या करता है, एसिड की तरह, यहां पर आप लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड इज बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस।
मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह मतलब अपना जो है फंक्शन परफॉर्म कर देता है, यानी फंक्शन जो है दिखा देता है। दिखाता हूं मैं आपको कैसे, इसके लिए रिएक्शन भी लिख देता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ZnO लूंगा और HCl के साथ रिएक्शन करवा दूंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो पता है क्या बनाएगा, ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस, नहीं वाटर बना देगा, वाटर बना देगा। तो यहां पर तो हमको पता था कि ये एसिड है, ठीक है, और ये क्या है ये अभी हमको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है यहां पर क्या बना है, ये सॉल्ट बना है। ये क्या बना है, ये तो वाटर है भाई। और हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। और सॉल्ट एंड वाटर बना है किस कंडीशन में, जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तभी बनेगा। तो यहां नहीं, ये तो बेस होगा, ये तो एसिड था ही पहले, ये बेस होगा, तभी तो एसिड बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो यहां पर अभी क्या, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना, ये अभी बेस की तरह बिहेव कर रहा है, अब एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, अभी दिखाता हूं। फिर हम ZnO लेंगे और यहां पर NaOH लेंगे। ये क्या है, ये तो एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। अब क्या करूंगा मैं, इसका रिएक्शन करवाऊंगा, तो पता है यहां पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। यहां पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 और प्लस में वाटर बना देता है। ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है, सभी लोग जानते हैं, और ये तो वाटर है। और सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, तो ये बेस है ही, लेकिन ये एसिड होगा तभी तो, ये एसिड होगा तभी तो एसिड बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाया होगा। और यहां पर ये ZnO किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। लो भाई सिंपल। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ZnO और Zn यहां पर जो जिंक ऑक्साइड है वो एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़िया से सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, तो बच्चा जानते हैं, क्योंकि मेटल जो है ना वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होता है, सिंपल सी बात है। दैट्स इट, इसको नोट करिए। फिर चौथा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, चौथा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और भाई मैं क्या करता हूं, मैं ना इंक भी भर लेता हूं, एक बार देख लूं क्या इंक है इसमें। इंक भरना जरूरी है, क्योंकि इंक नहीं भरेंगे तो फिर लिखाएगा अच्छे से नहीं। तो इंक भर लेता हूं। किधर बिल्ली है भाई, बिल्ली चारों तरफ से बोल रहा है। चलो मैं इंक भर लेता हूं। चलो चलो आप लोग ना नोट कर लेना, ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। मैं जरा इंक भर लूं ताकि ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए और इंक भी ना खत्म हो, ठीक है। चलिए, आई होप आपने बिल्ली का आवाज जरूर सुनना होगा, अभी सुन रहे होंगे भाई, पता नहीं किधर है बैठा हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए चलिए भाई मैं इंक भर लेता हूं थोड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, ये तो मिट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 3 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करवा दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए भाई, सेशन में भाई अच्छा मजा आ रहा होगा तो भाई लाइक कर देना। और भाई मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना करी हो, लेकिन ये सारा क्वेश्चन आप डेफिनेटली करो ही करो, करके ही जाना, ठीक है, क्योंकि ये सारा मोस्ट VBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए गिव रीजन वाला हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन अपना लोग से ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहा है कहां से, होमोलोगस सीरीज से। देखो लो भाई, दुनिया तबाह हो जाए वो मंजूर है, लेकिन CBSE बोर्ड जो है ना होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन 100% करेगी। और 100% आप कोई भी बोर्ड उठा के देख लो, मतलब कोई भी ईयर उठा के देख लो, पेपर में आपको होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन 100% मस्ट है कि होगा ही होगा। तो भाई होमोलोगस सीरीज तो भाई आप करना ही। और यहां पर होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। OH यानी OH बोले तो बताओ भाई, OH बोले तो एल्कोहल फैमिली का है, एल्कोहल फैमिली से यहां पे आ रहा है। और एल्कोहल फैमिली का कौन कौन होमोलोगस सीरीज बोल रहा है, फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, पहला और दूसरा होमोलोगस सीरीज बोल रहा है। तो इसका पहला एल्कोहल फैमिली का पहला होमोलोगस सीरीज क्या होता है, CH3OH पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, C2H5OH। इसका जो है क्या बोल रहा है, इसका क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर भी बोल रहा है बनाने के लिए, देख लो ना आप।
इसका बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए। भाई तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया। इसका नाम भी बोलेगा तो लिख दो, इसका नाम है मिथेनॉल, मिथेनॉल। इसका नाम है इथेनॉल। अरे भैया ये तो बहुत इजी था। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बोलेगा तो भी फिर बना देना, ये इसका स्ट्रक्चर बोलेगा तो वो भी बना देना। लो भाई मैं ये तो नहीं बोला लेकिन फिर भी बना देता हूँ। कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और उसके बाद इधर OH। अब लो इसका बोलेगा C2H5 का और OH का, इसका भी कर लो। 2 कार्बन है टक, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ OH। लो C2H5OH बन गया। सिंपल है ना। इसको इथानॉल बोलते हैं, इसको मिथानॉल बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो लो होमोलोगस सीरीज लिख दिया, ये 2 फर्स्ट होमोलोगस सीरीज। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। ये सब क्वेश्चन कर ही लेना भाई, हर बार ये पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। बढ़िया से हम लोग करवा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया भाइयों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, स्टेट 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच लीड टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में, और देखो डायरेक्ट ये 2011 में, इनडायरेक्ट वे में हर साल आ रहा है ये क्वेश्चन। यानी कार्बन के पास वो कौन सी 2 प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कार्बन बहुत ही बड़ा बड़ा कंपाउंड बना रहा है। देखो भाई 2 प्रॉपर्टी है कार्बन के पास। पहला प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, कैटिनेशन, और दूसरा प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब कैटिनेशन जो है ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ये कार्बन का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। और टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी वाला एलिमेंट, यानी ये जो कार्बन है वो 4 वैलेंसी वाला एलिमेंट है। अब सुनो, जिसका जितना वैलेंसी वो उतना बॉन्ड भी बनाएगा। मान के चलो अगर कार्बन का वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। सल्फर का वैलेंसी अगर 2 है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर कोई कार्बन अपना रहा है, यानी ये इस तरह से खुद में जुड़ता जाएगा, खुद से खुद में इस तरह से जुड़ता जाएगा दूर तक। देख रहे हो, जितना दूर तक जाएगा उतना बड़ा कंपाउंड बनेगा। अब कह रहा है 4 वैलेंसी भी होनी चाहिए, तो देखो यहाँ 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड भी बनाएगा। ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। अब ये कार्बन को आप ले रहे हो, ये कार्बन, तो ये देखो 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड और बना लेगा, इससे भी कार्बन जुड़ जाएगा। ये कार्बन जो 1 ही बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड और बना लेगा, इससे कार्बन जुड़ जाएगा। देख लो कितना बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी के कारण कार्बन बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। वैसे एक प्रॉपर्टी और भी होती है पॉलीमराइजेशन, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। इसको मिटा दूं भाई, इसको मिटा दूं, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, तो देखते रहो भाई। अब सिंपल एकदम सब कुछ है भाई, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट से क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाइट चैप्टर से आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉनकेव मिरर, देखो भाई लाइट चैप्टर से ना न्यूमेरिकल 100% 2 नंबर में आता ही आता है। और यहां देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि 20 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है तो ये हमेशा माइनस में होगा कॉनकेव के लिए। ठीक है, तो ये माइनस में लिख दो। उसके बाद क्या रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, और यानी जो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपको कह रहा है कि सो इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज की डिस्टेंस भी आपको बता दे रखी है। v इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, है ना, ना, हाँ चले, v इक्वल टू यहाँ पर -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि वो इधर बन रहा है, यानी मिरर के फ्रंट में बन रहा है, तो माइनस में आप लोगे। ठीक है, वह यहाँ बोल रहा है कि प्लेस्ड इन द फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से। ठीक है, तो मिरर के साइड बन रहा है, यानी मिरर के सामने। तो मिरर के सामने अगर साइन कन्वेंशन आपको पता होगा, तो मिरर के अगर सामने इमेज बन रहा है तो हमेशा निगेटिव में रखते हैं, और यू को तो हमेशा निगेटिव में ही रखते हैं। यू की जो भी वैल्यू होगी हमेशा निगेटिव में होगी, तो यू की वैल्यू आपको अभी फाइंड करनी है, क्या होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी माइनस में होगी। आइए पहले निकालते हैं, मिरर फार्मूला यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं मिरर फार्मूला से कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो वैल्यू डालो, 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/v की वैल्यू कितनी है
देखो 1/-30 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है -20। ठीक है, सिंपल है। अब देखो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-20 और ये जो है इधर जाएगा। अच्छा मैं पूरा कर लेता हूं बढ़िया से। तो यहाँ पर -1/30 और प्लस में 1/u इक्वल टू माइनस में 1/20। अब देखो यहाँ पर अगर 1/u आप निकाल रहे हो तो 1/-20 और इधर आएगा तो ये प्लस में 1/30 हो जाएगा। और 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा निकाल लो आप। इधर में निकालता हूं 20 और 30 का एलसीएम, आप निकाल लेना 2 15 15 सॉरी 10 है ना। अब आप 5 से लगा दो, 5 से 5 दूनी 10, 5 15, 3 दूनी 6 5 30 दूनी 60 आ जाएगा इसका, है ना। कितना आ जाएगा 60। 1/u इक्वल टू ये एलसीएम 60 आ गया। अब हो जाएगा -3 और यहां हो जाएगा प्लस में 2। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/u इक्वल टू माइनस में 1/60। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर -60 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया -60। अब हाइट भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो आपको दिया क्या है, मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो। पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो। m बराबर क्या होता है, मिरर है ना, तो मिरर के लिए -b/u। तो मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो। तो भी कितना अभी आया, भी देखो भी तो हमने क्वेश्चन में दिया होता -30 है और ये तो -30 और ये फार्मूला वाला माइनस, ठीक है। एंड u कितना है -60, ठीक है। तो यहां से यहां कट गया तो माइनस रह गया, तो 1 और उल्टा लिख दिया क्या भाई, उल्टा लिख दिया क्या, -b/u सही तो है, 2 ठीक है। तो यहां पर कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 2, तो मैग्निफिकेशन -1/2 आ गया, ठीक है। अब यहां से मैग्निफिकेशन -1/2 आ गया। मैग्निफिकेशन पूछ रहा था, चलो नहीं भी पूछ रहा तो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या जानते हैं, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, यही होता है ना, हाँ शायद। तो मैग्निफिकेशन क्या है 1/2 है बराबर हाइट ऑफ इमेज कितना है, इमेज का हाइट कितना है, इमेज का हाइट नहीं दे रखा, वही अपना लोग को निकालना है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप निकाल सकते हो, इमेज का हाइट निकाल सकते हो कितना 4 सेंटीमीटर। हाँ एक मिनट भाई, हाइट ऑफ इमेज इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यही होना चाहिए, आई होप यही होना चाहिए, आप देख लेना, ठीक है। चलो तो इस तरह का भी क्वेश्चन 100% फंसता है, ठीक है। मतलब 100% फंसेगा, 100%। वैल्यू चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन का टाइप इसी तरह से रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, ठीक है। चलिए भाई चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ को कह रहा है वेरीफाई करने के लिए। चलिए देखते हैं, ये हो गया, चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक बार देख लूं भाई कि वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। हाँ चल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप सेशन को आपने लाइक करा होगा, बहुत ही बढ़िया, लाइक करे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब कह रहा है कि ओम्स लॉ को ना मतलब डिफाइन करिए। तो ओम्स लॉ को आपको पता है डिफाइन करना आता होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट, इसी तरह से आप लिखना। देन द करंट, क्या बोल रहा हूं मैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर is directly proportional to potential difference between two terminals of the battery, between the two terminals, या डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है, ये आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो करंट है वो क्या होता है, यानी V जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी I जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। यानी यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा R और ये वाला I, और इसी को सही से लिखोगे तो V = IR कहलाता है। और यही ओम्स का नियम है, ओम का नियम। और यहां से जो है
V को हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी बोल लो आप। I को करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और R को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। और V इक्वल टू आई आर से यहाँ पर क्या है कि जो I का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो I बट्टा V, मतलब I इक्वल टू V बट्टा R, यानी यहाँ से करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा, ये बात है। तो बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर में आएगा ये। अगर 5 नंबर में आएगा तो ग्राफ वगैरह बोलेगा बनाने के लिए, 5 नंबर नहीं आता, 2 नंबर में आता है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। चलिए भाई, हो गया। चलिए, ओम्स लॉ हमने कवर कर लिया, इतना ही लिखना है भाई, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर से ज्यादा हम थोड़ी आता है बस। नहीं तो इस पर ग्राफ वगैरह बनाने आएगा, VI ग्राफ आता है, ठीक है, तो वो आप कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और है, न्यूमेरिकल आता है। देखो इस तरह का न्यूमेरिकल 100% आता है CBSE बोर्ड में। तो क्या है कि अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ I, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। चलो भाई, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हम ले लेते हैं। चलो, ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या बोल रही है कि इसकी लेंथ जो है भैया L है, और इसकी जो एरिया है वो A है। इसकी एरिया चलो A है मान लेते हैं, इसकी एरिया A है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। और भी कुछ है? कुछ नहीं। चलो, और कह रहा है कि एक और आप वायर ले लेते हो, ठीक है, एक और आप वायर लेते हो, और उसका जो है रेजिस्टेंस सब कुछ सेम है, बस एरिया भी सेम है या सेम नहीं है, अभी एरिया ही आपको कहेगा निकालने के लिए। और कह रहा है इसका लेंथ जो है ना वो दोगुना हो गया है, सब कुछ वही है, बस लेंथ इसका दोगुना हो गया। तो एरिया क्या होगा बताइए? लेंथ जो है दोगुना हो गया, ठीक है। लेंथ जो है यहाँ पर अभी 2L हो गया है, रेजिस्टेंस जो है वही है, R इसमें भी है रेजिस्टेंस, तो R इसमें भी है, ठीक है। लेंथ दोगुना हो गया है, एरिया आपको बताना है कि क्या होगा। और मटेरियल दोनों सेम ही है, यानी रो की वैल्यू इसमें भी सेम और इसमें भी सेम एकदम है। तो बताइए क्या होगा वैल्यू? देखो हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू रो L बाई एरिया होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R डैश बराबर क्या होगा? रो, देखो मटेरियल तो दोनों में सेम है, तो L डैश बाई ए डैश हो जाएगा, यही होगा। और कह रहा है क्या कि R इसमें भी सेम है और R इसमें भी सेम है, दोनों में R सेम है, तो यानी ये R इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू R डैश। तो यहां पर अगर R इक्वल टू R डैश तो ये इक्वल टू ये होना चाहिए, तो मैं लिख दूंगा। और यहां पर ये देखो L की वैल्यू क्या है, यहां पर आप लिख सकते हो, चलो हम डाल देंगे यहां पर। तो R का वैल्यू क्या है? तो R का वैल्यू है रो L बाई एरिया इक्वल टू R डैश की वैल्यू क्या है? रो L डैश बाई ए डैश। अब वैल्यू पुट कर दो, कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो रो L बाई एरिया, तो रो L बाई एरिया इक्वल टू रो, इधर भी रो, L के जगह पे आप क्या डालोगे? L के जगह पे 2L डालोगे, तो मैं डालूंगा 2L डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय ए डैश, ठीक है। चलो भाई, अब काट दो ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या यहीं से भी काट सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, आप यहां से कर लो, तो यहां से आप कर सकते हो, करोगे आप यहां से काट सकते हो, या मैं यहां से कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या यहीं से भी काट दो, कोई मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रो L इंटू ए डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां से करोगे तो रो इंटू 2L आ जाएगा। कोई समस्या है ना? कुछ छूटा भी है? कुछ छूटा भी है? छूटा नहीं है, तो रो इंटू 2L और बट्टा में एरिया, गुने में एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको निकालना क्या है ये बताओ? यहां से आपको निकालना क्या है? ए डैश निकालना है। तो ए डैश बराबर क्या होगा भाई? ए डैश बराबर क्या होगा? अच्छा भाई, इतना करने की जरूरत क्या है? इतना आप करोगे क्यों भाई? यहां से काटो ना, L से L गया तेल लेने के लिए, रो से रो गया तेल लेने के लिए, और उसके बाद क्या बचा? और कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना। तो ए डैश बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो दो, अब ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ये गुना करोगे तो 2A हो जाएगा, यानी जो एरिया होगा दूसरे वायर का वो क्या होगा? 2A हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था भाई, कोई प्रॉब्लम है? इस तरह से सवाल बन जाता है, ठीक है, इस तरह सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल भाई, लेंथ वाला सवाल, डायमीटर वाला सवाल इस तरह से आता है, ठीक है, CBSE में। तो बहुत ईजी था। चलिए, इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2A हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था, आप लोग कर लेना, 2020 में पूछा है, और इस तरह का सवाल हर बार पूछ रहा है CBSE, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें, है ना? चलो भाई,
ओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इसको भी कंप्लीट करते हैं अपना लोग। देखो भाई एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं, सही, हाँ सही चल रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अपने भाई इसमें बताने की जरूरत क्या है कि अपने जो है राइट हैंड को इस तरह से मोड़ो जिसमें हमारा जो ये जो चारों फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, तो हमारा जो थंब है ना वो करंट की डायरेक्शन बताती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, सिंपल। यानी ये जो चार उंगली आपको दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ये अंगूठा क्या है, अंगूठा हिलाने के लिए थोड़ी है, अंगूठा किस चीज के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, करंट की डायरेक्शन बताने के लिए। अंगूठा ऐसे हिलाने के लिए नहीं है। ये चारों उंगली जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, किधर है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा दिखाने के लिए नहीं है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन बताती है। चलो और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी अफेक्टेड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को आप अफेक्ट कैसे करवा सकते हो। पहला है इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर, तो इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो देखो भाई आप क्या करोगे, करंट को अगर आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, उसका जो है स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जितना आप करंट का वैल्यू डालोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ये हो गया। दूसरा पूछ रहा है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर आप करंट के डायरेक्शन को बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, सिंपल। अगर आप करंट की डायरेक्शन बदल दोगे, जैसे आप देखो ना राइट हैंड थंब रूल से भी ये बात कर सकते हो आप, सिंपल सी बात है, मैं एक बार बता देता हूं। जैसे सपोज कैसे कर लूं, जैसे एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, सीधा वायर है, हमने इसमें बैटरी वगैरह लगा रखा है, चलो मान लो ऐसे है, चलो ज्यादा दिमाग नहीं करना कचरा। तो यहाँ ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है, ठीक है। अब प्लस से माइनस करंट जा रहा है, ये देखो इधर करंट जा रहा है, ऊपर से नीचे करंट जा रहा है इधर। तो यहां पर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। अभी देखो करंट इधर जा रहा है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये नीचे जा रहा है, ध्यान से देखो, अभी करंट क्या है, नीचे जा रहा है, और करंट नीचे जाएगा तो कर्ल फिंगर इधर डायरेक्ट कर रहा है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर होगी, ऐसे होगी। यानी ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है भाई, तो ये अभी तो क्लॉकवाइज लग रहा है, अभी ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप चेंज कर दोगे, देखो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप मैग्नेटिक, अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये नीचे जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी। ये डायरेक्शन हमारा जो है ये किसका डायरेक्शन बताता है, ये बताता है करंट का डायरेक्शन। तो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अब इधर से होगी, यानी अब जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर से बन जाएगी, इधर से। अब देखो चेंज हो गई, ये भाई क्लॉकवाइज है, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये कैसी डायरेक्शन है, ये भैया एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, सिंपल। इस तरह से अगर आप डायरेक्शन को आप चेंज करोगे, करंट के डायरेक्शन को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से आप लिख देना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन आप करके ही जाना भाई, मिस मत करना। मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूं, तो इसका कारण है। नेक्स्ट है कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ इलिप्सर ऑफ बडिंग हाइड्रा। हाइड्रा का डायग्राम मैं बता देता हूं, आप किस किस चीज का डायग्राम कर लेना। पहला हाइड्रा वाला डायग्राम, ठीक है। दूसरा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तीसरा, आप जो मैं बोल रहा हूं ये बायोलॉजी डायग्राम कर लेना, इसमें आएगा क्वेश्चन। रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो कर लेना। चौथा है नेफ्रॉन और न्यूरॉन, नेफ्रॉन इधर हो गया, और पांचवा न्यूरॉन का, और छठा है फ्लावर का डायग्राम, ठीक है। और सातवां है ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का वैसे नहीं आता है, आप इतना कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा भाई, कसम से बता रहा हूं, ठीक है। इतना आप कर लेना डायग्राम। वैसे हाइड्रा का डायग्राम आपको यहां पे दिखा देता हूं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी का ये सब जो डायग्राम है ना, ये सारा डायग्राम ये कर लेना। डायग्राम सीबीएसई डायरेक्ट पूछेगी नहीं, आपको लोकेट कर देगी कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर क्या है। डायग्राम वो खुद बना के देती है, आपको लोकेट किया रहेगा कि यहाँ पर इस पार्ट का क्या नाम है, ठीक है। तो आप बढ़िया सा प्रैक्टिस कर लेना ये डायग्राम का, फिर आपका काम खत्म।
ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको करना ही करना है और जितना डायग्राम है सारे कर लेना। ठीक है, चलिए अब आपसे अभी विदा लेते हैं फिलहाल में, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी हम डेली अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।